हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान में राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, मध्याह्न भोजन के जो प्रमुख उद्देश्य या कार्यक्रम है वो इस प्रकार हैं। पहला आपका है, समाज के वंचित वर्गों के बच्चों का स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना। ये पहला उद्देश्य हो गया आपका, पहला कार्यक्रम। दूसरा आपका है, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना। ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखना। नेक्स्ट आपका है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भूखमरी तथा कुपोषण से बचाना। तो ये आपके हो गए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसके प्रारंभ होने के कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत की ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में विकसित करने के आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पर रूसी क्रांति 1917 की सफलता का प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम को अपर्याप्त, निराशाजनक तथा कूटनीतिपूर्ण माना। रोलैक्ट अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की नींव का कार्य किया। तो ये आपका हो गया महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। और आगे देखते हैं। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू असहयोग आंदोलन के 2 स्वरूप थे, जिनमें से पहला आपका है नकारात्मक, दूसरा आपका है रचनात्मक। तो देखिए, रचनात्मक के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, 20 लाख चरखों का वितरण, स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि आदि तथा नकारात्मक स्वरूप के अंतर्गत सरकार से प्राप्त उपाधियों, अनैतिक पदों का त्याग, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मद्य निषेध तथा अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार शामिल था। आंदोलन की शुरुआत के कुछ समय पश्चात इसके हिंसात्मक यानी चौरी चौरा घटना होने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति न कर सका, परंतु इसके द्वारा भारत की जनता को गांधी जी स्वराज्य प्राप्त हेतु एक सूत्र में बांधने में पर्याप्त सफल रहे। तो ये आपका हो गया असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में जो अंतर है आपका। पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जिसमें जानवरों को रखा जाता है। इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति होती है। यह पूर्वतः स्थानीय सरकार द्वारा संचालित होता है। और अभ्यारण्य जो आपका होता है, यह एक तरह से वन संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसमें वन्य जीवों को घूमने फिरने की आज़ादी होती है। इसका उद्देश्य जीव जंतु पक्षी वन संपदा को संरक्षित करना होता है। तो यह आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, वनों से लाभ, पहला आपका है, वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ होते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे और फिर अप्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। तो प्रत्यक्ष लाभ में आपका पहला है, वनों से अधिक प्रकार की व्यावसायिक एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएं उपयोग के लिए लकड़ी मिलती है। नेक्स्ट आपका है दूसरा, वनों से चमड़ा रगड़ने के पदार्थ, यानी वनों से जो होता है वो चमड़ा रगड़ने के पदार्थ
औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लाख, गोंद आदि पदार्थ मिलते हैं जिनसे अनेक उद्योग चलते हैं। दूसरा हो गया ये। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर, लकड़ी चीरने, फर्नीचर पदार्थ, वनोपज एकत्रित करने के व्यवसाय वनों पर ही आधारित हैं। 4 नंबर आपका है, वनों के ठेके देने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। फिर आपका है 5 नंबर, वनों में पशुचरण होता है। वनों से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। वन वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र हैं। तो ये आपका हो गया इसका प्रत्यक्ष लाभ। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ में पहला आपका है, वन जलवायु के नियंत्रक हैं। वनों से आर्द्रता बनी रहती है। दूसरा आपका है, वनों का योगदान बाढ़ों को रोकने में है। तीसरा आपका है, वन मृदा अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण साधन है। 4 आपका है, वन भौम जल स्तर को बढ़ाने में सहायता है, यानी सहायक होते हैं। 5 नंबर आपका है, वनों की पत्तियों के सड़ गल जाने पर मिट्टी में मिलने पर जीवांश की अधिकता बढ़ती है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। 6 नंबर आपका है, वन प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। 7 नंबर है, वन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। तो ये आपका हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ वनों से। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर, जलवायु तथा मौसम की परिभाषा दीजिए, अथवा मौसम से आप क्या समझते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मौसम पहले देखते हैं। जलवायु, तो जलवायु जो होता है वो किसी विस्तृत क्षेत्र में एक दीर्घ अवधि तक पाई जाने वाले मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में जो मौसमी दशाओं का योग होता है वो आपका जलवायु होता है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु मानी जाती है, जबकि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक जाने वाली मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका है मौसम, तो किसी स्थान के जलवायु की दशाओं को, किसी मौसम के वायुमंडल की दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु के अंतर्गत तापमान, वायु दाब, वायु दिशा, वायुगत एवं नमी आते हैं। वायुमंडल की आपातकालीन स्थितियों को मौसम कहा जाता है। वर्ष भर के औसत मौसम को जलवायु निर्धारित करता है। तो ये आपका हो गया मौसम जो होता है वो वायुमंडल की आपातकालीन स्थितियों को जो होता है वो मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में इस विविधता में एकता रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के एवं देश के पिछड़े, निर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई है। विविधताओं के होते हुए भी संविधान के प्रावधान भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक रहे हैं, अर्थात विविधताओं में एकता निहित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पर टिप्पणी लिखें। पहला आपका है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका वायु प्रदूषण क्या होता है। तो एयर पॉल्यूशन, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें समस्त गैसों का निश्चित अनुपात होता है। इन गैसों में विभिन्न कारणों से जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है वायु का दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण कहलाता है। यह आपका हो गया वायु प्रदूषण का परिभाषा। वायु प्रदूषण के अब कारण देखते हैं कि इसके कौन कौन से कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण इस प्रकार है, जिनमें से पहला आपका है जीवाश्म ईंधनों यानी खरपतवार आदि को जलाने से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा आपका है स्वचालित वाहनों तथा मोटर, स्कूटर आदि के प्रयोग से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड, हाइड्रोजन आदि पाए जाते हैं
जो वायु में मिलकर वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आपका है, चिमनियों, शुगर मिलों आदि से निकलने वाले धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आपका है, घरेलू कूड़ा करकट आदि को सड़क पर फेंकने से भी वायु प्रदूषण पैदा होता है। 5 नंबर है, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि को चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट आपका है, जब कल कारखानों, घरों, खेतों कार्बन आदि अन्य पदार्थों के ठोस कण वायु में मिल जाते हैं तो धूल बनती है। ये धूल वायु कण प्रदूषण करते हैं। ये जो धूल होते हैं वायु कण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट आपका है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो जल सभी जीवों हेतु उत्पन्न महत्वपूर्ण है, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो जल होता है, जितने भी जीव हैं वो सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जल ही जीवन है। जो जल पीने योग्य है वह दूषित जल है। जल का प्रदूषित होने से ही जल प्रदूषण है, यानी जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण देखते हैं, जल प्रदूषण फैलने के क्या कारण होते हैं। जल प्रदूषण के जो होता है प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने से जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट आपका है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के घरेलू कूड़े करकट, धूल आदि को जलाशयों में डाल देते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। 3 नंबर आपका है, औद्योगिक संस्थानों, कल कारखानों से निकलने वाले कचरों को सीधे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल दूषित हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, शवों का विसर्जन नदियों में करने से भी जल प्रदूषण होता है। फिर आपका है, पशुओं को तालाबों, पोखरों आदि में नहलाने से भी जल दूषित होता है। नेक्स्ट आपका है, समुद्र में तेल द्वारा प्रदूषण होता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे जहाज़ों से तेल रिसाव, जनरेटर से निकला तेल आदि। नेक्स्ट आपका है मृदा प्रदूषण, जिसको हम लोग भू प्रदूषण बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। भूमि की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है, जो पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करती हैं। मृदा यानी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण को बचाने या उपजाऊ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि किसान अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रामकृष्ण मिशन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं, रामकृष्ण मिशन, यहाँ इसका आंसर मिस हो गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उस पर प्रकाश डालना, तो चलिए देख लेते हैं। तो इनकी देखिए, जो रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाएं हैं उनमें से पहला आपका है, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। दूसरा आपका है, ईश्वर आजन्मा तथा संपूर्ण संसार का नियता है। 3 नंबर आपका है, व्यक्ति को आचरण तथा चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। लास्ट आपका है, मातृ पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। तो ये आपका हो गया रामकृष्ण मिशन की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्य समाज के 4 सिद्धांत लिखिए अथवा आर्य समाज पर टिप्पणी लिखिए, अथवा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें है आपका, पहले आर्य समाज के 4 सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इनमें से पहला आपका है, सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर होता है। फिर दूसरा आपका है,
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा सर्वव्यापक अजर अमर पवित्र और सृष्ट करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है 3 नंबर, वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत हैं। 4 नंबर आपका है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आपके हो गए आर्य समाज के 4 सिद्धांत। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं आर्य समाज का स्थापना जो होता है। तो आर्य समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन पदोन्मुख भारतीय समाज के उन्नयन हेतु की थी। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उनके इस विचारों के कारण उन्हें समर्थकों ने स्वदेशी और देशभक्त की भावना कूट कूट कर भर गई थी। 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान हेतु भी आंदोलन चलाया था तथा भारत में जगह जगह दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV कॉलेजों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? इसके 4 कारण बताइए तथा असफलता के क्या कारण थे ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका होता है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में सबसे पहला कारण आपका है क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण, ये पहला आपका हो गया। दूसरा आपका है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। नेक्स्ट आपका है जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास। नेक्स्ट आपका है पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। सफलता के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण, यहाँ से आपका हो गया असफलता के कौन कौन से कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण इस प्रकार हैं। पहला आपका है सरकारी नेताओं और उच्च वर्गों की वफादारी। नेक्स्ट आपका है आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की गई गुना अधिक सख्त। फिर आपका है आंदोलन के संगठन में कमियां। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।